Welcome to the digital world of Prabhat Exam, one of the most authentic and reliable channel related to IAS PCS examination. Myself, Dr. Kumar Nalit, Faculty of History, educated from University of Delhi and also associated with this university as a assistant professor. Apart from the teaching, I have written so many books on history, especially Indian history and world history, published by eminent publications like McGraw-Hill publication, Arihant publication, Orient Black Swan publication, etc. And very soon my books will be published by Prabhat publication. I am mentoring the civil services aspirants since last 2 decades. Teaching is not only my profession, but it's also my passion. Today, I am going to discuss how to crack IAS examination, the complete strategy and planning of IAS examination. प्रभात एग्जाम के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमार नलित। आज मैं हाउ टू क्रैक आईएएस एग्जामिनेशन पर अपना यह व्याख्यान देने जा रहा हूं, जिसमें इस एग्जामिनेशन में सफल होने के रणनीति और योजना पर परिचर्चा करूंगा। पिछले 20 वर्षों में जो पढ़ाने का मेरा अनुभव है और पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय का जो इस प्रभात पब्लिकेशन का अपना अनुभव है, इसका एक सुंदर समन्वय आपको इस व्याख्यान में देखने को मिलेगा। छात्रों के लिए समर्पित यह चैनल आपको समय समय पर सिविल सेवा परीक्षा की रणनीति और परिचर्चा पर व्याख्यान माला पेश करते रहेंगे और इस व्याख्यान माला में मैं भी एक कड़ी रहूंगा और आपको समय समय पर इस संबंध में प्रमाणिक जानकारियां देता रहूंगा। सबसे पहले इस एग्जामिनेशन से संबंधित चीजों को हम जाने कि यह जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसका स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, और इस स्वरूप को जानने के लिए मैं सबसे पहले इस परीक्षा के पाठ्यक्रम की परिचर्चा करूंगा, सिलेबस की परिचर्चा करूंगा और फिर तत्पश्चात उस पाठ्यक्रम में जो विषय निर्धारित है उस विषयों पर चर्चा करूंगा और फिर उससे संबंधित रणनीतियों पर चर्चा करूंगा। मैं तो 1 बाय 1 हम लोग इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस एग्जामिनेशन के पाठ्यक्रम से रूबरू कराता हूं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन IAS exam pattern. So first of all, I am going to discuss what is the IAS exam pattern. IAS एग्जाम पैटर्न। अब देखो आप, ये जो IAS का एग्जाम पैटर्न है, इसमें 3 स्टेज होते हैं, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। मैं मान के चल रहा हूं कि आप जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेशर्स है, पहली बार आप रूबरू हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम गंभीर विषयों की ओर आगे बढ़ेंगे, इस पर चर्चा को गंभीरता की ओर आगे ले जाएंगे। आईएएस एग्जाम पैटर्न में आप देखो कि सबसे पहले ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है 400 मार्क्स के, 400 मार्क्स के। जस्ट ए मिनट।
400 मार्क्स के। प्रीलिम्स जो है आपका 400 मार्क्स का है और यह एग्जामिनेशन क्या है, यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि इट्स नॉट ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बट इट्स द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन फॉर दोज हु आर नॉट वेरी सीरियस, जो गंभीर नहीं है उनको इस प्रोसेस से रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो बच्चे गंभीर हैं, सीरियस है, उनको मुख्य परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब ये जो मुख्य परीक्षा है और इंटरव्यू, दोनों के मार्क्स मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो भी मार्क्स आप पाएंगे ये फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। तो प्रीलिम्स एक प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें कम गंभीर छात्रों को बाहर कर दिया जाता है। अब जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए मेंस 1750 1750 मार्क्स एंड इंटरव्यू 275 मार्क्स, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2025 मार्क्स, और इसी से यह फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट 2025 के आधार पर बनेगा। तो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज से गुजरने पड़ेंगे। प्रीलिम्स में जो सफल होंगे उनको मेंस के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो मेंस में सफल होंगे उनको इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फिर मेंस में आए मार्क्स और इंटरव्यू में आए मार्क्स को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और इसी से ऑल ओवर इंडिया रैंक आपका डिसाइड होगा। और फिर अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कैडर डिसाइड होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। अब आप देखो, अब स्टेज फर्स्ट क्या है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दैट इज पीटी और प्री, पॉपुलरली नोन एज पीटी और प्री। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या है? आपको आईएएस परीक्षा का एक गेटवे है, आपका एंट्री पॉइंट है। इस प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपका हो भी जाता है तो भी आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो आगे की पूरी प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत सीरियसली इस स्टेज को लेना है। कई बार बच्चे बहुत कैजुअल हो जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर, और यही कारण है कि उनको निराशा प्राप्त होती है, उनके मन में हताशा का भाव आता है, क्योंकि सामने वाला जो कभी प्रीलिम्स नहीं दिया हो आप पर टिप्पणी करने से बात नहीं आएगा कि जब प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया तो आप कैसे आईएएस का सपना देख सकते हो। जबकि आप पिछले कई दशकों के अनुभव से मैं स्वयं आपको बता सकता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा में अनेकों बार असफल छात्र जब पहली बार इसमें सफल होता है तो अंतिम सफलता तक वो कंटिन्यू कर जाता है और अंतिम रूप से वो चयनित हो जाता है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इतनी बात ध्यान रखें कि यही एग्जामिनेशन नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको आगे ले जाएगा। अब ये जो प्रीलिम्स है, जैसा कि मैंने कहा आपको 400 मार्क्स के, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जीएस है, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, जो 200 मार्क्स का है। पेपर सेकंड इज नोन एज सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, 200 मार्क्स। यह एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस एग्जामिनेशन में 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2.5 मार्क्स। अब ये जो पेपर 2 है, सेकंड है, आप देखना कि यह जो पेपर है ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का है, यानी कि सीसेट में केवल आपको क्वालिफाई करना है, और इसके लिए मार्क्स निर्धारित किया गया है कि मिनिमम 33%, मिनिमम 33%, यानी कि 33% से ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। इस पर आप क्वालिफाई करेंगे। अब देखो, जो जीएस का फर्स्ट पेपर है ये आपके मेरिट लिस्ट के लिए है, और यहीं से आपकी मेघा सूची बनती है, मेरिट लिस्ट बनता है पेपर फर्स्ट के आधार पर। तो एक बात आपको ध्यान रखना है
कि मेरिट लिस्ट बनेंगे पेपर फर्स्ट के लिए, आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी और सीसेट में इतना पढ़ना होगा, इतना अध्ययन करना जरूर होगा कि जिससे आप क्वालिफाई कर सकें। तो क्वालिफाई करने के लिए 33% अनिवार्य है। और ये जो सीसेट है ये टेक्निकल है, आप इसका क्वेश्चन पेपर आप निकाल कर देख लेना। और ये जो टेक्निकल है इसमें कई बार बच्चे कैजुअलिटीज कर जाते हैं और इसकी प्रॉपर तैयारी नहीं करते और इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसके कारण अगर इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी है तो आप इसमें मिनिमम 33% अगर लाने में असफल हो जाएंगे तो आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फॉर मेंस मुख्य परीक्षा के लिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो आपको मेरिट लिस्ट पर भी ध्यान रखना है और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सीसेट में भी मिनिमम 33% स्कोर करना। ठीक है, आगे हम ये भी देखेंगे कि ये मेरिट लिस्ट में कहां आता है। और इसका नेचर में एक बात और समझ लें कि एमसीक्यूज विथ नेगेटिव मार्किंग, ये जो दोनों ही पेपर हैं ये एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक प्रश्न के कई सारे विकल्प होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इसमें आपको सही विकल्प तक जाना है। सामान्यतः एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं और चारों में से कोई एक विकल्प पूरी तरह सही होगा, या अगर चारों ही विकल्प लगभग सही है तो उसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये सभी विकल्प सही है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, इस निष्कर्ष तक आपको आना है। विथ निगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग ये कि अगर आपने कोई प्रश्न गलत किया तो उस प्रश्न के लिए जो निर्धारित मार्क्स है उसका 1/3 आपके आए हुए मार्क्स में से माइनस हो जाएगा। यानी कि एक सही बनाएंगे और 3 गलत बनाएंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। एक सही और 3 गलत बराबर हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग है तो आप सभी ऑप्शन का या सभी प्रश्न का बिना आंसर जाने आप इसको आंसर नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इट मे बी इट नॉट मे बी, मतलब पॉसिबिलिटीज देख लीजिए, प्रोबेबिलिटीज देख लीजिए, और अगर प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है तो आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 1/3 मार्क्स ही कटेंगे और 3 गलत आंसर होने पर तब एक सही वाला जो आपका है उसके मार्क्स के ये बराबर हो जाएगा, तब ये 0 होगा। अब देखें पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो जीएस है इसमें 7 टॉपिक दे रखा है। अब ये 7 टॉपिक क्या क्या है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में ये 7 टॉपिक दिए गए हैं। अब देखो आप यहां करंट इवेंट्स, एक टॉपिक आपका है करंट इवेंट्स का। ये जो करंट इवेंट्स हैं यानी कि जो समसामयिक घटनाएं हैं, इन समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो आईएएस एस्पिरेंट्स है वह अपने समकालीन विश्व से कितना अवेयर है, कितना जागरूक है, तो उसके लेवल ऑफ कॉन्शसनेस, लेवल ऑफ अवेयरनेस का यह चेक किया जाता है। तो करंट इवेंट्स में सामान्य तौर पर पिछले 1 वर्ष की में घटित घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मेरी सलाह यह है कि पिछली बार जो प्रीलिम्स हुए थे और इस प्रीलिम्स के बीच का जो ड्यूरेशन है, जो सामान्यतः 1 वर्ष का होता है, 12 महीने का होता है, उस 12 महीने के करंट अफेयर्स को आप तैयार कर लो। प्रश्न उसी में से आएंगे, उसी में से आएंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, क्यों भारत का इतिहास? क्योंकि इतिहास हमें कल्चरल लिगेसी देता है, लिगेसी के बारे में बताता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। इतिहास में या भारत के अपनी संस्कृति में सबल पक्ष क्या है और दुर्बल पक्ष क्या है। हम अतीत से ही प्रेरणा लेकर
अतीत से ही प्रेरित होकर वर्तमान की नीतियों का निर्धारण करते हैं और हमारा उद्देश्य भविष्य में एक अच्छे समाज, एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास रहता है। तो इस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको 3 सेक्शन पढ़ने होंगे, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। और इसमें मॉडर्न इंडिया से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो अगर मान लो आप कि 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 क्वेश्चन में हिस्ट्री ऑफ इंडिया से ऑन एन एवरेज 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट मीन्स 20 क्वेश्चंस। इस 20 क्वेश्चन में से आधे प्रश्न मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं और बाकी जो आधे बचे हैं उसमें एंशिएंट और मिडिवल से पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज 5 प्रश्न एंशिएंट इंडिया से, 5 मिडिवल इंडिया से और 10 मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। इसमें आप देखो थर्ड पॉइंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारतीय और विश्व भूगोल। आप ध्यान में रखना कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न केवल मुख्य परीक्षा में पूछे जाते, लेकिन ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था और गवर्नेंस, प्रशासन। ये जो गवर्नेंस है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी से यहां मतलब यह है कि जो भारतीय राज व्यवस्था, ध्यान में रखना आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी राज व्यवस्था पढ़ना है। और इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और भारतीय संविधान में जो चीजें दी गई है उसका अध्ययन करना है और ये उसका व्यवहारिक पक्ष है, गवर्नेंस, इसका अध्ययन करना है। आगे आप देखो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास। आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद आप सर ना क्रॉस कर दो, वो क्रॉस आ रहा ना। अच्छा, 6 आप देखो यहां पे, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी। एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न भी आपको इसमें पूछे जाएंगे। और 7वां है जनरल साइंस। जनरल साइंस, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो ओवरलैप करते हैं। आपको इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न देखेंगे तो आप स्वतः जान जाएंगे कि इसका नेचर क्या है। ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जिससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और यही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगा। जो पेपर सेकंड है वो सीसैट है, जो सीसैट के नाम से हम जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसमें भी आपके 7 ही टॉपिक है, इसमें भी 7 ही टॉपिक है। देख लो यहां, पेपर सेकंड सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें टॉपिक क्या है? कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10th लेवल एंड डाटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10th लेवल। ये 7 टॉपिक है। इसके बारे में जो विस्तृत है वो जब इस सीसैट के कोई एक्सपर्ट जब आएंगे आपके पास तो वह इसको विस्तार में आपसे बताएंगे कि सीसैट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उसको टैकल करना है। इसमें मिनिमम 33% मार्क्स आपको स्कोर करना है ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। अब देखो, अगर प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपके लिए स्टेज सेकंड है मेंस एग्जामिनेशन। तो इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन आता है, मुख्य परीक्षा। और इस मुख्य परीक्षा में देखो कि क्या पैटर्न है। आप इसका पैटर्न आप देखो, आईएएस एग्जाम पेपर,
सबसे पहले हम लोग आते हैं पेपर फर्स्ट, पेपर ए, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज में क्या आएगा? संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन आपको इस पेपर के लिए करना पड़ेगा। इट्स योर चॉइस। आप चाहें तो हिंदी ले सकते, या साउथ इंडियन है तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ले सकते, बंगला ले सकते, मराठी, गुजराती ले सकते, कोंकणी ले सकते, मणिपुरी ले सकते। ये पूरी सूची, 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं सब आप यहां ले सकते हैं। और जो पेपर सेकंड है इसमें इंग्लिश लेना है, और इंग्लिश कंपलसरी है, ये सबको लेना है, इसमें कोई चॉइस नहीं, कोई चॉइस नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया, एक्चुअली सिविल सर्विसेज हमारे यहां इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश पीरियड में, और ब्रिटिश पीरियड में केवल अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा थी जो पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ सकती थी। इंग्लिश इज द ओनली ऑप्शन, एकमात्र विकल्प था, और वही लिगेसी आजादी के बाद भी चलती रही। यह बात अलग है कि नॉर्थ इंडिया या पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय जो भाषा है वो हिंदी है, लेकिन ये हिंदी भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समझी नहीं जाती, या बोली नहीं जाती, या लिखी नहीं जाती, स्पेशली इन साउथ इंडियन स्टेट्स, स्पेशली तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एटसेट्रा। तो इंग्लिश को कंपलसरी इसलिए बनाया गया है ताकि आपकी पोस्टिंग, चूंकि ये ऑल ओवर इंडिया सर्विस है, तो आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहेंगे तो आप अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। तो इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। ये दोनों जो लैंग्वेज का पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और मेरिट लिस्ट में इसे नहीं जोड़ा जाता, और मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते। आप देखो, ये है आपका क्वालिफाइंग नेचर का, क्वालिफाइंग नेचर का 300 मार्क्स एंड 300 मार्क्स। दोनों लैंग्वेज के पेपर 300 नंबरों के हैं, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर्स ईच, 3 घंटे का ये समय है। ठीक है, 3 घंटे का समय। कहने का मतलब यह है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उसमें से एक भाषा का चयन आप इस पेपर के लिए कर सकते हैं, पेपर ए के लिए, और दूसरा पेपर जो पेपर बी है आपका सेकंड, इसके लिए अंग्रेजी का चयन करना ही होगा। इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग नेचर है वो है 25%, राइट। ये अब आप देखो, अब थर्ड पेपर पर आ जाओ। ये जो तीसरे नंबर का पेपर है, यहां से 4 पेपर जीएस के हैं, जनरल स्टडीज के हैं। तो सबसे पहले आप जाओ तीसरे नंबर पर, सबसे पहले एसए का पेपर आप देखो। एसए का पेपर, ये एसए का पेपर है आपका। इसके बाद जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड एंड जीएस पेपर 4। ऐसे के बाद ये 4 जीएस के पेपर है, और फिर 2 पेपर ऑप्शनल के हैं जो वैकल्पिक विषय। अब वैकल्पिक विषय कौन हो सकते हैं? वैकल्पिक विषयों की एक लंबी सूची आईएएस के पाठ्यक्रम में दिया गया है, जिसमें 47 सब्जेक्ट्स है। 47, कोई भी एक विषय आपको सेलेक्ट करना है, और यह सिलेक्शन जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके प्रतियोगी छात्र हैं, उनको यह सिलेक्शन करना है अपने चॉइस से, अपने चॉइस से। इस पे 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और ये जितने पेपर हैं सब 250 मार्क्स के, 250, 250, 250। इसका मतलब यह है कि ऑप्शनल जो पेपर हैं वो 500 नंबर के होंगे। जीएस के जो 4 पेपर हैं
ये 1000 के होंगे, ऐसे 250 का होगा। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 750 आ जाएगा। 3 घंटे का इसमें ड्यूरेशन निर्धारित किया गया है। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये जो पेपर हैं ये मेरिट रैंकिंग पेपर है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये मेरिट रैंकिंग है। इससे आपकी मेरिट यानी कि मेधा सूची बनेगी और इसमें मिनिमम 10% इच मार्क्स आपको लाना है। यानी कि इसका मतलब ये समझिए कि किसी भी कारण से खुदा न खास्ता आप किसी भी एक पेपर में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने पेपर हैं सब में मिनिमम 10% मार्क्स आपको लाने हैं। और आप अपीयर हो गए और किसी भी एक पेपर में 10% मार्क्स लाने में असफल हो गए तो भी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो 250 नंबर के आप देखो यहां पर, अगर ऐसे की हम बात करें तो ये 250 मार्क्स है। अगर हम जीएस की बात करें तो 1000 मार्क्स हो गए, और ऑप्शनल की बात करें तो ये आपका हो गया 500 मार्क्स के। तो कुल मिलाकर आप देख लो कि कितने के हो गए, 750 मार्क्स के, सॉरी 1750 मार्क्स के हो गए। $1750 मार्क्स। अब ये जो 1750 मार्क्स हैं इसमें समय कितना है, 3 आवर्स इच, 3 घंटा सभी पेपर के लिए निर्धारित किए गए, 180 मिनट। अब देखो रिक्वायर्ड कट ऑफ, अब ये रिक्वायर्ड कट ऑफ हर वर्ष आयोग तय करती है और इसका पहले से कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता। तो ये रिक्वायर्ड कट ऑफ तय करती है और इस रिक्वायर्ड कट ऑफ के आधार पर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, साक्षात्कार के लिए, और वो इंटरव्यू 275 मार्क्स के होते हैं। तो 1750 और 275 ये कितने हो गए, 2025। और 2025 में जो भी मेरिट आपकी बनेगी उस मेरिट के हिसाब से पूरी सूची प्रकाशित की जाएगी, और उस मेरिट में जो भारत सरकार के द्वारा जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई गई है उस पॉलिसी के तहत यह ध्यान रखा जाएगा कि जनरल कैटेगरी के बच्चे कितने आएंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे कितने आएंगे, ओबीसी, एससी और एसटी के तहत कितने बच्चे आएंगे, और एक लास्ट क्राइटेरिया है फिजिकली चैलेंज्ड की। और फिजिकली चैलेंज में भी कई सारे इंटरनल डिविजन्स हैं। तो प्रयास ये रहता है कि सभी को जो सरकारी नौकरी में आरक्षण दी गई है सरकार के इंस्ट्रक्शन के आधार पर, जो संसद ने तय किया है, उसके आधार पर इन सबको इस मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाता है। और ये जो मेरिट लिस्ट बन जाती है उसमें मान लीजिए किसी रिजर्व कैटेगरी को नीचे स्थान मिला है और आईएएस के लिए 100 सीट निर्धारित है, तो उस 100 में से 50 सीट जनरल को जाएंगे, फिर ईडब्ल्यूएस को निर्धारित है उसे जाएंगे, फिर ओबीसी को जाएंगे, एससी एसटी फिजिकली चैलेंज। और फिजिकली चैलेंज वाला मान लो कि आप बहुत नीचे है मेरिट लिस्ट में, तो उसमें से भी उठ के आईएएस में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो टॉप 100 है वही आईएएस बनेंगे, उस 100 आईएएस में सभी कैटेगरी के बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब आईपीएस के लिए मान लो 100 सीटें हैं तो सभी कैटेगरी के बच्चे जाएंगे। आईआरएस, आईएफएस, जितने प्रकार की सेवाएं हैं, हर सेवाओं में यह गवर्नमेंट की जो घोषित नीति है और जो हमारे संविधान में तय किया गया है और आगे समय समय पर जो उसमें परिवर्तित किए गए, उसके हिसाब से यह मेरिट लिस्ट तैयार होता है। 2025। अब इसमें आप देखो यहां पर
अब जीएस मेंस के हम लोग पाठ्यक्रम को देखें तो जीएस मेंस में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जीएस मेंस में 4 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ। इन द पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय विरासत और संस्कृति, एक सेक्शन तो यह है। दूसरा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहां पर ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड प्रीलिम्स में भी थे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पहली बार मेंस में इंट्रोड्यूस हुआ। प्रारंभिक परीक्षा में ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित आएंगे। और तीसरा इसमें है सोसाइटी, समाज। इस सोसाइटी में, सोसाइटी एक व्यापक शब्द है जिसमें सोशल इश्यूज, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। और सोसाइटी ये तीसरा सेगमेंट है। तो 3 सेगमेंट आपका पेपर फर्स्ट में है। पेपर सेकंड, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो गवर्नेंस है, जो आपका प्रशासन है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राज व्यवस्था, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, राज व्यवस्था, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, और इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो पेपर सेकंड में आप ये देख लो कि इसमें गवर्नेंस से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, पॉलिटी से संबंधित है, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपका। तो ये पेपर सेकंड 250 मार्क्स के हैं, ये भी 250 मार्क्स के हैं। जो तीसरा पेपर है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये पेपर थर्ड में है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये चीजें पेपर थर्ड में है आपका। और जो जीएस पेपर फोर्थ है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये चौथा पेपर है। तो आप देखो ये 4 पेपर है और चारों ही पेपर में जो मार्क्स हैं 250 मार्क्स इच, और इंटू 4 करूं तो ये आ जाएगा आपका 1000 मार्क्स। तो आपकी सफलता में ये जो सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हैं बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। और इस 4 पेपर के अलावा आपको 500 मार्क्स के ऑप्शनल का पेपर भी तैयार करना होगा। एक ऑप्शनल का चयन करना है और उस ऑप्शनल से संबंधित 2 पेपर होंगे 500 मार्क्स के, और एक आपका ऐसे का पेपर है। और ये जो ऐसे का पेपर है इसमें आपका मार्क्स होगा 250 मार्क्स। तो इन सबको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 750 मार्क्स, 1750 मार्क्स के होंगे। ये आपको 1750 मार्क्स का होगा। तो आप यहां देखो कि ये आपका मेंस के सिलेबस है, और मेंस का ये जो सिलेबस है ये सब्जेक्टिव नेचर का है। पहला हमने कहा ऑब्जेक्टिव, MCQs with negative marking. What is means? Subjective with no negative marking. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब्जेक्टिव है, आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। जीएस में प्रत्येक पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, 20 क्वेश्चंस के, और उसमें से 10 प्रश्न जो होंगे उसका उत्तर 150 शब्दों में, और बाकी के 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा 250 शब्दों में। यानी कि आप अपने आंसर 2 प्रकार से तैयार करेंगे, 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स। जो 150 वाला होगा
वो 10-10 नंबर का होगा, और 250 वर्ड्स वाले जो होंगे वो 15-15 नंबर के होंगे। तो 10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के 100 हो गए, और 10 क्वेश्चन 15-15 मार्क के 150, तो 100 and 150 250। तो पॉइंट टू बी नोटेड, 20 questions, total 20 question, 10 question you have to write, you should have to write 10 question in 150 words and remaining 10 question in 250 words. The first 10 questions carrying 10 marks and the rest 15 marks. ऐसी आमतौर पर पिछले कई वर्षों की परंपरा है, लेकिन परंपरा होती है, टूट भी सकती है। जैसे नए सिलेबस का जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वर्ड्स भी अलग थे, मार्क्स भी अलग थे। उसमें 200 मार्क्स इच लिखना था। आगे चलकर 25 को 20 कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 3 घंटे में 25 क्वेश्चन लिखना एक बहुत ही टफ वर्क था। और जब मुख्य परीक्षा की कॉपियां आई तो आयोग ने देखा कि 1/3 ऐसी कॉपियां थी जो ब्लैंक थी, उसमें बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, और जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया था वो सही लाइन ऑफ आंसर को सिस्टमैटिक वे में लिख सके। ठीक है। स्टेज 3 पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, वो बेसिकली क्या है? पर्सनालिटी टेस्ट है। यह ज्ञान का टेस्ट नहीं है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। कई बार बच्चों में यह गलतफहमी होती है कि जो इंटरव्यू है वह टेस्ट ऑफ नॉलेज है। इट्स नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, it's the test of understanding of knowledge, and that is known as the wisdom, the test of wisdom. How can you tackle the worst situation? How can you tackle the administration in a very rational way, in a very disciplined way? आप कैसे सिचुएशन को टैकल करते हैं, That is important. यह नहीं इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू बोर्ड में आपसे 10 प्रश्न पूछा गया और आपने 10 में से अधिकतम आंसर दे दिए। आप मान लो कि पहले 9 प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाए, सॉरी, आई हैव नो आइडिया, इन दिस टाइम आई एम नॉट रिमेंबरिंग। अब जब 10वां प्रश्न पूछा जाएगा तो आयोग आपसे यह उम्मीद करती है कि पिछले 9 प्रश्नों का आंसर नहीं जानने वाला व्यक्ति किस प्रकार इस प्रेशर को वहन करता है, इस प्रेशर को महसूस करता है, या आप ये कहें कि इस प्रेशर को चैलेंज के रूप में लेता है, और 10वें प्रश्न का जवाब वो कितनी बखूबी देता है। 10 प्रश्न का 9 प्रश्न का लोड लेना आसान सी बात नहीं है। 10वें प्रश्न का जवाब आपने बहुत अच्छे से दे दिया और इंटरव्यू बोर्ड कन्विंस हो गया, तो आप मान लो कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो गई। और सभी प्रश्नों का जवाब दे और किसी में भी इंटरव्यू बोर्ड आपसे कन्विंस नहीं हो पाया, तो आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो इंटरव्यू है 275, इन 275 में अगर 175 प्लस आपको अगर इंटरव्यू बोर्ड नंबर देता है तो तय मान लीजिए कि आप मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं रहेंगे। है कि आप प्रशासक के रूप में आए, उनके पास मेंस का मार्क्स नहीं होता, तो 175 से ऊपर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। अब तक इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर 215 आया हुआ है। 215 इज द मैक्सिमम मार्क्स। आई एम टॉकिंग फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स, 2013 के बाद से। तो नॉर्मली 200 के आसपास, 205, 10, 15 तो मैक्सिमम ही है, 200 के आसपास आ जाए तो वो टॉपर्स के होते हैं। अगर
140 से और 175 के बीच में मार्किंग है, तो अगर मेंस में अच्छे मार्क्स होंगे तो जरूर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर 140 से कम अगर मार्क्स दे रहा है और 100 उसके आसपास अगर कोई मार्क्स आ रहे हैं, तो डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपकी मुख्य परीक्षा में परफॉर्मेंस कैसा है। अगर वहां बहुत अच्छे हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, अगर नहीं तो ये इसका संकेत ये है कि इंटरव्यू बोर्ड यही चाहता है कि आप और अधिक इंप्रूवमेंट के साथ अगली बार आ पाए। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है यह, और इसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि वो सिचुएशनल क्वेश्चंस के द्वारा आपको यह देखती है कि कैसे आप इसको टैकल कर सकते, मानसिक तौर पर आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लायक हैं या नहीं। यह एक प्रकार से आपके पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण है, और व्यक्तित्व का निर्माण कुछ घंटों कुछ दिनों में नहीं होता, यह एक लंबी प्रक्रिया है, और उस लंबी प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व आता है वह आपका वास्तविक व्यक्तित्व बन के आता है। इंटरव्यू बोर्ड में इतने अनुभवी लोग वहां बैठे होते हैं, इतने देश दुनिया को देखे हुए लोग वहां होते हैं कि 25 मिनट के इंटरव्यू में आपके पिछले 25 वर्षों का आकलन कर देते हैं। पिछले 25 वर्षों में आपकी सोच क्या रही, आपके विचार कैसे हैं, आपके दृष्टिकोण कैसे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, टेम्परामेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है या नहीं आप में, 25 मिनट में वो तय कर देते हैं। एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाता है। तो स्टेज 3 है। इसके बाद हम कुछ उन चीजों पर चर्चा करेंगे जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि कितनी मेरिट चाहिए प्रीलिम्स के लिए, कितनी मेरिट चाहिए मेंस के लिए, और कितनी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेरिट लिस्ट ऑफ यूपीएससी एंड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ द यूपीएससी. I am also going to discuss how much aspirants are planning to appear in this examination and actually how much appeared in this examination. इन सारे मुद्दों पर अभी मैं आपसे परिचर्चा करूंगा। इस परिचर्चा में आप देखो, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, पिछले 4 वर्षों के डेटा के आधार पर मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। पिछले 4 वर्ष नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखो क्या है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड 2019 अप्रॉक्स 8 lakhs, लगभग 8 लाख अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु appeared, exact data we don't have, but approx 5 lakhs. Qualified for means 11,845, that is approx 12,000. Qualified for interview 2034, and finally 829. ये 2019 का डाटा है। इसके ठीक पहले 2018 में देखिए approx 10.5 lakhs, लगभग 10.5 लाख लोगों ने इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 5 लाख लोग अपीयर हुए। 10,419 मेंस के लिए क्वालिफाई किए, और इंटरव्यू के लिए 1992, मतलब लगभग 2000 बच्चे इंटरव्यू के लिए, जिसमें 848 फाइनल सिलेक्शन हुआ। 2017-16 में भी आप ये डेटा देख सकते हो। बेसिकली आप देखो तो ऑन एन एवरेज 10 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं,
उस 10 लाख में से 50% एग्जाम में अपीयर ही नहीं होते, केवल 5 लाख लोग एग्जाम में अपीयर होते। उस 5 लाख में से लगभग 10,000 लोग मेंस देते हैं और उस 10,000 में से लगभग 2,000 लोग इंटरव्यू देते हैं और उस 2,000 में से लगभग 850-900 लोग अंतिम रूप से सफल होते हैं। हर वर्ष वैकेंसी की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, उसके आधार पर ये मेरिट लिस्ट डिसाइड होते हैं। जैसे आप देखोगे कि यहाँ 1056 2017 में 1056 फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो ऑन एन एवरेज आप ये समझ लो कि आपका जो सीरियस कंपटीशन है वो 10 लाख से शुरू होता है, 5 लाख पर आता है जो अपीयर होते हैं। उस 5 लाख में से 10,000 मेंस के लिए जाते हैं, 2,000 इंटरव्यू के लिए आते हैं और 800-850 फाइनल मेरिट लिस्ट जाता है। ठीक है, आईएएस एग्जाम 2019 कट ऑफ मार्क्स, ये प्रीलिम्स का कट ऑफ मार्क्स आप देखो यहां, पॉइंट टू बी नोटेड। जनरल कैटेगरी में प्रीलिम्स में जो कट ऑफ है 98, ईडब्ल्यूएस 90, ओबीसी 95.34, एससी 82.00, एसटी 77.34। और ये जो है ये फिजिकली चैलेंज का है और फिजिकली चैलेंज में बहुत सारी कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज है, ये लंबी सूची है इसलिए इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, डॉट डॉट करके देख लिया। आप यहाँ पॉइंट ये ध्यान में रखो कि सबसे हाई मेरिट लिस्ट जाते हैं जनरल कैटेगरी के और उसके बाद ओबीसी के, और ओबीसी से नीचे ईडब्ल्यूएस एक नई कैटेगरी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। तो जनरल कैटेगरी के वे बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसका मेरिट 90 है, ओबीसी का 95.34, 82.00, 77.34 और इसके मेरिट सबसे कम आते हैं। जो मुख्य परीक्षा है यहां देख लो आप, 751, 696, ओबीसी 718, 706, 699। आप ये बात यहां भी देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से नीचे जाती है। फाइनल में आप देखो यहां पर 961, 909, 925, 898, 893। इससे आपको एक ट्रेंड का पता चलेगा कि हम कितने परसेंट मार्क्स लाएं तो हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक प्रकार से आपको इससे इंडिकेशन मिलता है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अब यहां इससे आपको एक ट्रेंड एनालिसिस का पता चल जाता है, यानी कि प्रीलिम्स में आपको मैक्सिमम स्कोर कितना है 98, बिलो 100 इट मींस बिलो 50%। आपको ऐसे लगता होगा कि बहुत हाई मार्क्स होंगे सिलेक्शन के लिए, नहीं, केवल 50%, बिलो 50%, यानी कि जनरल कैटेगरी में भी आप होंगे तो 98 टोटल ये मार्क्स हैं आपके 200 मार्क्स। और इसमें सिलेक्शन कितना हो रहा है 98 पे। इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन 50% पे प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 100 स्कोर करें, तो चाहे आप किसी कैटेगरी के होंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रीलिम्स में 50%। उसी प्रकार आप मेंस में देख लो, अलग अलग कैटेगरी के लिए हमने अलग अलग बता दिया। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका ये जा रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि आप इससे ये जानकारी ले ले कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स मिनिमम आप अचीव करेंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट में हम आ जाएंगे। ठीक है, टू 2018 का ये कट ऑफ मार्क्स है। ये हमने जो पीछे आपको दिखाया ये 2019 का था। अब 18 का ले लें।
लगभग ट्रेंड वही है जो हमने 19 का दिखाया। आप इसमें भी देख लो, ये मेरिट लिस्ट आपके हैं अलग अलग कैटेगरी के, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड फिजिकली चैलेंज्ड। 848 टोटल सीट्स। कहने का मेरा मतलब ये था कि आप इससे अपनी रणनीति बना सकते हैं कि किस कैटेगरी में हम कम से कम कितना अचीव करें ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखो क्या है, कितने प्रतिशत आपको मार्क्स चाहिए। आईएएस का देखो मैक्सिमम 1072, ये मैं बता रहा हूं 2019 का। 1072 52.93 अप्रॉक्स 53%। ऑल ओवर इंडिया का जो टॉपर है वो 53% ला रहा है। अगर एकेडमिक्स में आपको 53% आता है तो आपको सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट मिलेगा और आप घर, परिवार, समाज, कॉलेज में जो आपके प्रति दृष्टिकोण होगा वो बहुत ही नकारात्मक होगा। लेकिन यहां 53% पर ऑल ओवर इंडिया का टॉपर है। कहने का मतलब है कि सिविल सेवा की परीक्षा में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो अगर अपना टारगेट 55% बनाए और 55% से 1-2% कम भी आएंगे तो भी आप ऑल ओवर इंडिया में टॉपर की लिस्ट में आप रहेंगे। तो टारगेट होना चाहिए 55%, 53% और मिनिमम कट ऑफ कितने गए हैं 47.45%। ये जनरल में। ओबीसी में देखें 45.67%, एससी 44.34%, एसटी 44.09% एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया 44.88%। कहने का मतलब यह है कि आप देख लो 52% से लेकर ये 44% तक आपका ये मेरिट लिस्ट जा रहा है। यानी कि आप इसमें, और अगर आप इसमें फिजिकली 3% तक, 13% में ये पूरा खेल है। 13% का पूरा खेल है। आपको ट्राई ये करना है कि 55 का हम टारगेट बना लें। अभी तक ऑल ओवर इंडिया जितने भी रैंक आए हैं वो 55 से नीचे ही आए, कभी 52, कभी 3, कभी 4, कभी 5 भी। तो आप देखो कि आप यहां से मेरिट लिस्ट है यहां तक और यहां तक है। अगर आप इन सब कैटेगरी में हो तो देखो 44 एससी में, एसटी में, और एससी भी 44 ही % है, ओबीसी 45 और जनरल कैटेगरी का जो मिनिमम है वो 47.45% है। ईडब्ल्यूएस 44.88% है। आप फिजिकली चैलेंज को हटा दो तो 44 पॉइंट इतना, यानी कि आप इसको मान लो 45%। तो ये टोटल रेंज कितने हो गए? केवल 8%। 8% का ये पूरा रेंज है 45 to 53। पूरा खेल ही 8% का है। ठीक है, 8% का ही पूरा खेल है। (53% to 45%) ये टोटल आपका आ रहा है 8%।
और इसमें एक बात हम आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट में जो आप देखेंगे कि प्रत्येक 10 मार्क्स में आपका 100 मेरिट लिस्ट का फर्क पड़ता है। मतलब 10 नंबर कम होंगे तो मेरिट लिस्ट 100 नीचे चला जाएगा, यानी कि प्रत्येक 100 मार्क्स में आपकी जो रैंकिंग है वह 100 नीचे चली जाएगी। कितना क्लोज कंटेस्ट है आप देख सकते हैं, कितनी निकट की प्रतिद्वंदिता है। प्रत्येक 10 नंबर में से 10 मार्क्स अगर कम होता है तो 100 मेरिट लिस्ट आप नीचे चले जाएंगे। चूंकि मुख्य परीक्षा में जो सफल हैं और असफल हैं उनके बीच मार्क्स का अधिक अंतर नहीं होता, और इसलिए बहुत ये टफ कंपटीशन माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसकी मेरिट में कोई जमीन आसमान का अंतर है। उसकी मेरिट में एक छोटा सा अंतर है, एक पतली विभाजक रेखा है। इसके पहले रह गए तो डिस्क्वालीफाई कर गए, उस विभाजक रेखा को पार कर गए, क्वालिफाइड हो गए।